अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। जुदाई मौत होती है, सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 6। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि अगर आप लोगों को ये कहानी किसी और वेबसाइट पे दिखे, तो हमें ज़रूर बताइएगा और हमें इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे कहाँ रह गए थे तुम? मैं इतनी परेशान हो रही थी। जवाहर को दहलीज पे देखते ही माहम ने झट से पूछा। जब आपको पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक़्त जाना पड़ सकता है, तो आप क्यों ख़ामख़ाह में टेंशन लेकर अपना और मेरा दिमाग ख़राब करती हैं? माहम को इसके यूँ अचानक गुस्से का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो इन्हें एक तरफ करके खुद तेज़ी से कदम पटक कर अंदर लाउंज तक आया था। छोटे क्या बात है? घर में आते ही शुरू हो गए? नानी ने हैरानगी से देखा। मैं छोटा बच्चा नहीं जो आप लोग मेरे साथ इस तरह बिहेव करते हैं। अपने अच्छे-बुरे की समझ है मुझे। अपना ख़्याल खुद रख सकता हूँ मैं। सो प्लीज़ मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दें। और आप दोनों अच्छे से जानती हैं मैं अपनी बातों को बार-बार रिपीट करके समझाने का आदी नहीं हूँ। इसलिए अगर मेरे घर में आते ही दोबारा मुझसे इस तरह के सवालात हुए, तो मैं आइंदा इस घर में कदम भी नहीं रखूँगा। कीप इट इन माइंड। वो यकायक तिलमिलाकर बोला और फिर कमरे में चला गया। खतीजा बेगम माहम उसे देखती ही रह गई। वो जितना भी गुस्से वाला था, लेकिन अपनी बहन और नानी पर कभी भी इस तरह फ़िज़ूल गुस्सा नहीं उतारा करता था। लेकिन आज तो कुछ अलग था, इसमें जिसे दोनों वो समझ ही नहीं पा रही थी। आनी हूर मेग हूर मेघन ने अचानक घर में दाखिल होते ही सोफे पर बैठी हूर को मुखातिब किया। अपनी आनी के गले लगकर वो जी भर के रोई और जब रो रो कर थक गई, गम हल्का हो गया तो उसने मेघन की पुश्त पर खड़े अल्तमश को देखा। ये ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है आनी? बस तुम्हें एक नज़र देखने आया था और फिर मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन चली गई। तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन शुक्र है कि तुम मिल गई हो। अब हम अपना केस वापस ले लेंगे। लेकिन ये शख्स मुझे क्यों देखने आया है? वह सख्ती से पेश आई। आपसे मोहब्बत करता हूँ मैं हूर और आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। कहाँ चली गई थी आप? बहुत परेशान हो रहा था मैं। अल्तमश बेखौफ होकर बोला, मैं जहाँ भी जाऊँ, आपको इससे क्या? वो मुकाबिल हुई। मेघन आंटी मुझे आपकी भांजी पसंद है। जैसे ही आप लोग इस्लामाबाद वापस आएंगे तो मेरे वालिदैन दोबारा आपसे रिश्ते के बारे में बात करने आएंगे। और ये याद रखिएगा, जब अल्तमश खान को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो उसे अपना बनाकर ही रहता है, चाहे उसकी मर्जी से या ज़बरदस्ती। उसने मेगन से कहते हुए अचानक हूर की जानिब देखा था। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, एक जीती जागती इंसान हूँ और मैं आप जैसे इंसान से शादी कर ही नहीं सकती, जो शक्ल से ही आवारा लगता है। आज वो पुरजोश होकर बोली थी, लेकिन पहली बार अल्तमश को खान को किसी बात पर गुस्सा नहीं आया था। वो बस मुसलसल उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रहा था। मेघन आंटी, फिर मिलेंगे हम। तब तक मेरी अमानत का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बिना होर की बात सुन को संजीदगी से लेते हुए उसने अपनी कही और चला गया। वो सिर्फ अपने दांत पीस कर रह गई। अनी वो क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहा था और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? अब वो मेघन की रूबरू हुई। पहले मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ थी और अचानक कहाँ से वापस आ गई? इनका लहजा तशवीशनाक था। आनी, आप सही कहती थी। शायद मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं था। मुझे उसे पहचानना नहीं आया। आप जानती हैं उसने मुझे घर से ही अगवा किया और मेरे साथ गलत करने वाला था। तभी अचानक किसी ने बात करते-करते यकायक लब उसके सिमट गए। अचानक किसी ने क्या? किसी ने इसके सर पर गोली मारी और वो वहीं पर दम तोड़ गया। उसके आंसू टिप-टिप बहने लगे लेकिन मेघन हैरान थी। किसने मारी गोली? मलिक जवाहर अली सिकंदर ने। वो अपने लफ्ज़ों को ज़ोर देकर बोली। क्या? उन्होंने चौंक कर देखा था। हाँ, वो एक कातिल है। माना कि शाज़िम अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन उसे किसी की भी जान लेने का हक नहीं है। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो वहाँ आया कैसे? यकीनन वो खुद भी हैरान थी। देखो, ऐसे ही कोई किसी की जान नहीं ले सकता। हो सकता है कि उसके पास कोई अथॉरिटी हो। इसके पास अथॉरिटी कहाँ से आएगी आनी? ना वो पुलिस में है और ना ही आर्मी में। वो तो एक नामवर बिज़नेसमैन है बस। फिर वो कैसे किसी की भी जान ले सकता है? उसने तेवरी चढ़ाई। क्या तुमने उससे बात करके पूछने की कोशिश नहीं की? नहीं, और ना ही फ़िलहाल मैं मेंटली तौर पर इतनी सेट हूँ कि मैं किसी से कुछ भी जान सकूँ। मुझे कुछ अरसे के लिए सुकून चाहिए अनी। ठीक है अनी की जान, मैं तुमसे दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है आनी? मैं जिस रिश्ते को भी बहुत ज़्यादा अपने करीब करना चाहती हूँ, वही रिश्ता मुझसे दूर चला जाता है। पहले मैंने अपने माँ-बाप को खो दिया और फिर अपनी मोहब्बत को भी। वो अचानक फिर से सिसकियों में रोने लगी। मैंने उसे चंद लम्हों के लिए अफसर्दगी से गले लगाया और फिर सोफे पर बिठाकर पानी पिलाया। अब वो थोड़ी पुरसकून हो गई थी।
بیٹا، ہماری زندگی میں وہی ہوتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پاک تو اپنے بندے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی دکھ پریشانی میں نہ رہے۔ ہم انسان ہی ہوتے ہیں جو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہاں تک تو ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی جو چیز ہمیں اللہ پاک دینا چاہتے ہیں۔ ہم بہت ہی گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے سمجھایا۔ کبھی کبھار لوگ ہمارے خلوص اور محبت کے ساتھ اتنا برا کر جاتے ہیں کہ ہمارا ہر احساس اور جذبہ مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر نہ ہم کسی پر یقین کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور نہ اعتماد، نہ ہی کسی کے ساتھ تعلق بنانے کا جذبہ رہتا ہے۔ جب حالات ایسے ہو جائیں تو ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھو کہ زندگی انہی چیزوں کا ہی تو نام ہے۔ کبھی اچھا ہوگا، کبھی برا۔ دل ہمیشہ بڑا رکھنا چاہیے اور پھر ہمت کر کے زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ اور ان لوگوں کو جیت کر دکھاؤ جو تم کو ہرانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں پر توجہ دو جو تم کو بنا کسی غرض کے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن میری زندگی میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے آنی جو بنا غرض کیے مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے، سوائے آپ کے اور نازلی کے۔ اس محبت اس مرد سے کرو جو مجاہد اور بہادر ہو، اتنا بہادر کہ وقت آنے پر تمہیں کسی بھی قیمت پر حاصل کر لیں۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، کیا کوئی ایسا بہادر نظر آتا ہے تمہیں؟ اچانک اس کے ذہن میں ظواہر کا خیال آیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموشی سے اپنی آنی کا چہرہ دیکھتے ہوئے مسلسل اسے سوچتی رہی۔ کیا واقعی وہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے بنا کسی غرض کے اس کی جان بچائی تھی، یا تصویر کا دوسرا پہلو کچھ اور تھا؟ پھر دھیرے دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے تو کوئی ایسا نظر آتا ہے۔ کون؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ سردار التمش خان۔ میگن کے لفظوں نے اسے مزید چونکایا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنی؟ مجھے اس انسان کی شکل بھی پسند نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، بیٹا صورتیں تو سب خدا نے بنائی ہے، تو ہمیں کسی کی بھی شکل پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ باقی دیکھا جائے تو وہی ایک ایسا بہادر انسان ہے جو ہر قیمت پر تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مجھے وہ پھر بھی نہیں پسند۔ آنی، وہ نشہ کرتا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ مجھے سگریٹ سے کتنی الرجی ہے۔ تمہاری پسند بھی میں نے دیکھ لی ہے، شازم سے تو لاکھوں درجے بہتر ہے وہ۔ اور رہی بات نشے کی، تو جب میں رشتہ پکا کروں گی تب بات کر لوں گی کہ وہ اپنا نشہ چھوڑ دے، ورنہ میں تمہارا رشتہ انہیں نہیں دوں گی۔ تو اس معاملے میں بے فکر رہو تو۔ کیا؟ رشتہ؟ وہ پھر سے چونک گئی تھی۔ بے یقین ہو کر اس نے میگن کو گھورا اور جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں میری جان، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارا اور التمش کا رشتہ پکا کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگا، اور کافی خاندانی لوگ ہیں وہ۔ اپنے علاقے میں ایک نام ہے ان کا، باقی مزید میں وہاں جا کر اچھے سے دیکھ لوں گی سب، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم میرا مان ضرور رکھو گی۔ میگن نے بھی روبرو ہو کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ مان؟ پھر سے ایک سوال داغا۔ ہاں، مان، کہ تم میری پسند کی لاج رکھو گی اور میرے مان رکھ کر اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دو گی۔ دیکھو حور، میں تمہاری سگی خالہ ہوں، میری مرحومہ اکلوتی بہن کی اکلوتی بیٹی ہو تم۔ تمہارے بارے میں پکچھ بھی غلط فیصلہ نہیں کروں گی، میرا یقین کرو۔ اور ویسے بھی جسے تم نے پسند کیا تھا وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو اب جو مجھے پسند ہے پلیز اس کے لیے حامی بھر دینا۔ آج تک میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، کبھی بھی تم سے خود کو کچھ نہیں مانگا، لیکن آج اگر مانگ رہی ہوں تو یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ انہوں نے پانی سے بھی نرم لہجے میں کہا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کچن میں چلی گئی۔ حور سکتا رہ کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ ڈارک براؤن جینز پینٹ شرٹ اور جیکٹ پہن کر اس نے دائیں ہاتھ میں گھڑی پہنی اور بائیں ہاتھ میں چین، پھر سیاہ ہیلمٹ پہن کر سیاہ ہیوی بائک پر پورے سٹائل سے بیٹھی اور ریس تیز کر دی۔ زی اے کمپنی کے بالکل سامنے آ کر ہی اس نے بریک لگائی تھی۔ تیزی سے قدم بڑھا کر اپنے بالوں کی اونچی پونی کو دائیں بائیں جانب لہراتے ہوئے وہ سیدھا ظواہر کے کیبن میں آئی۔ وہ شیشے کی بنی الماری سے کوئی ضروری فائل نکال رہا تھا جب اس کی نظر اچانک سامنے کرسی پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتی آشین پر پڑی۔ اس نے فائل اپنے سامنے موجود کاؤنٹر ٹیبل پر رکھی اور اپنی رولنگ کرسی کھینچ کر مقابل بیٹھ گیا۔ کیا لینا پسند کروں گی؟ جب تمہیں کافی پسند ہے تو میں بھی تو کافی ہی پیوں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ سواہر نے فون پر کافی کا آرڈر کر دیا اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں؟ مجھے کیا؟ تمہیں دیکھ رہی ہوں زی جان، بہت پیارے ہو تم، اتنے پیارے ہو کہ آشین اورنگزیب جیسی ہائیلی ایٹیٹیوڈ گرل بھی تم پر فدا ہوتی۔ نظریں دو چار کر کے پیش آئی تھی۔ اگر تمہارا فلرٹ ختم ہو گیا ہو تو جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے آئی ہو وہ بتاؤ۔
وہ संजीदगी से मुखातिब हुआ। वही मकसद तो पूरा कर रही हूँ। तुम्हें गौर से देखने आई थी, तुमसे प्यार से बात करने आई थी और वही कर रही हूँ। आशु, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ कोई भी फजूल पर बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। लहजे में तलखी आ गई थी। क्या हो गया तुम्हें सीजान? कम ऑन यार, गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। कितने दिन हो गए किसी अच्छे कॉफी शॉप पर जाकर हम लोगों ने कॉफी नहीं पी, कभी मिलकर डिनर नहीं किया, एक साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं किया। तो तुम या फिर बिल्कुल अपने ऑफिस के होकर रह गए हो या फिर अपने मिशंस के। हमारी पर्सनल लाइफ तो कहीं गायब हो गई है यार। वो टेक हटाकर सीधी होकर बैठी। अच्छा, तो बताओ क्या चाहती हो तुम? कॉफी पीना चाहती हो, डिनर करना चाहती हो या फिर साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती हो? तीनों। कॉफी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, यहीं पर। डिनर आज रात का प्लान करो, साथ में समीर को भी इनवाइट कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और रही बात साथ में टाइम स्पेंड करने तो की, तो इसके लिए फिलहाल वक्त नहीं है मेरे पास। उफ यार, अब डिनर में समीर को इनवाइट करने की क्या ज़रूरत है? और तुम क्या हर वक्त बिजी रहते हो या फिर बस बहाने बना रहे हो दूर जाने के? वो गुस्सा होने लगी। शायद तुम भूल रही हो कि समीर भी हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इसके बिना डिनर करेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और मैं कोई बहाने नहीं बना रहा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, तो तुम्हें जो मुनासिब लगे, तुम समझ सकती हो। समीर को पहले भी पता है कि हम कई बार एक साथ डिनर करते हैं। क्या उसे नहीं पता कि हम दोनों का कपल है? कपल? उसने भवें उस्केड़ी। हाँ, कपल। फिलहाल हमारा कोई रिश्ता फाइनल नहीं हुआ आशु। सो डोंट टेक इट सीरियस। तो कर लो ना फाइनल यार। उसने जवाहिर का सामने टेबल पर रखा हुआ हाथ थाम कर प्यार से इल्तिजा की। वह चंद लम्हों के लिए खामोश होकर इधर उधर नजरें घुमाने लगा और फिर अचानक आहिस्तगी से बोला, सोचेंगे? क्या सोचेंगे यार? और कितना अरसा वेट करवाओगे? क्या मैंने तुम्हें वेट करने के लिए कहा? नहीं ना? तो मत करो वेट। जिससे शादी करना चाहो कर सकती हो। ओहो सीजान, एक तो तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। वरना तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी क्यों करूंगी? वो हंसी। मैं मजाक नहीं कर रहा आशु। उसने इंतहाई शाइस्तगी से कहा तो वो फिर से हंसी। कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया? मैंने तुम्हें शुरू से ही बताया था कि हम दोस्त तो हमेशा रहेंगे लेकिन शादी का कंफर्म नहीं है। जीजान, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहकर थक चुकी हूँ। मजीद इस लकब से पहचाना नहीं चाहती मैं खुद को। अब तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत के लम्हे बिताना चाहती हूँ और तुम अच्छे से जानते हो कि मोहब्बत होने के बाद वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती। उसने जवाहिर के हाथ पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, खोना और पाना मोहब्बत नहीं होती आशु। मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है। अदब होता है, एहतराम होता है, किसी की पुकार पर लबैक होता है। वाह, तुम भी बहुत कुछ जानने लगे हो मोहब्बत के बारे में। इसका मतलब है कि तुम्हें भी मोहब्बत हो गई है मुझसे, है ना? इसकी बात को वो मुस्कुराकर टाल गया था। उसे बताता भी तो कैसे? जज्बात तो कभी भी मचल सकते हैं, लेकिन मोहब्बत तो उसने कर ली थी, किसी अजनबी से। बस इकरार करने से डरता था। मरी से इस्लामाबाद आए हुए आज उसे तीसरा दिन था। घूमने फिरने का शौक तो अब कहीं दफन ही हो गया था। अल्तमश के वालिदैन रिश्ता लेकर फिर से आ टपके और मेगन ने बिना कुछ सोचे समझे और होर की मर्जी जाने फौरन हाँ कर दी थी। अगले 3 दिन बाद उसकी अल्तमश से मंगनी थी। मेगन के अस्पताल जाने के बाद वो शॉपिंग के लिए घर से निकली, मगर बजाय माल जाने के वो सीधी जीए कंपनी में जा पहुंची। ज़हन में बहुत सारे सवालात और अपने रवैये की शर्मिंदगी ने उसे आखिर यहाँ पहुँचा ही दिया था। सभी लोग उसे वापस देखकर बहुत खुश थे। वो एक-एक करके सबसे मिलती गई और फिर सीधा जवाहिर के केबिन के बाहर नॉक किया। यस, कम इन। बिना देखे उसने जवाब दिया और नज़रें किसी फाइल पर जमी थी। वो धीरे से चलकर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कैसे हैं आप सर? हूर की आवाज़ कानों में पड़ते ही उसने झट ऊपर देखा और बेयकीन सा होकर कई लम्हों तक बस उसे देखता ही रहा। बालों का आज भी जूड़ा बनाया गया था और नीचे मैरून शर्ट के साथ सफ़ेद पैंट। आप यहाँ? मैं आज अगर यहाँ पर हूँ तो सिर्फ़ आपकी वजह से। बहुत से सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम तकरीबन हफ़्ता पहले मिले थे और लास्ट टाइम मैंने आपकी फिर से इंसल्ट की थी। आपसे सॉरी भी करने आई हूँ और थैंक यू भी। मेरे ख़्याल से पहले सॉरी करनी चाहिए और आपने कहा था, मैंने जिस तरह सबके सामने आपकी इंसल्ट की थी, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने आपसे माफ़ी भी माँगो। तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं आपसे डर गई हूँ या मुझे कोई अफ़सोस है। वक़्त और हालात के तहत इस वक़्त मैंने आप पर जो भी गुस्सा किया वो बिल्कुल जायज़ था। लेकिन सॉरी मैं इसलिए करने आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। कुछ ज़्यादा ही बुरा समझने लगी थी आपको। आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैं समझती थी। आप कहें तो मैं बाहर सबके सामने जाकर अभी माफ़ी माँग लेती हूँ।
वो बिना रुके बस बोलती ही चली गई। सवाहर अपनी कुर्सी के साथ टेक लगाए टिकटिकी बांधकर उसे देखता रहा, फिर एकदम उठकर खड़ा हुआ और दरवाजे की जानिब बढ़ा। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बातों का जवाब तो दे दें। उसकी आवाज़ पुरुष से उभरी थी। फिलहाल मैं बिजी हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसे आपके लिए स्किप नहीं कर सकता। फिर कभी आइएगा। वो सिर्फ अपनी सुनाकर चला गया। हूर के लब मजीद बोलने के लिए खुले के खुले रह गए। ये शाम के तकरीबन 7 बजे का वक्त था जब आशीन ने दस्तक सुनकर दरवाज़ा खोला। समीर अपना बाजू दरवाजे के साथ लगाए बहुत अकड़ कर खड़ा उसे मुस्कुराकर देख रहा था। क्या? उसने कंधे उचकाए। ओ उल्लू की पट्टी, दोस्त आया है घर पर, अंदर नहीं बुलाओगी? वो एक चपत उसके सर पर लगाकर बोला। अब जब आ ही गए हो तो अंदर आने से मना क्यों करूंगी? आओ। वो सीधा किचन में गई और समीर भी उसके साथ ही आया था। क्या कर रही हो? डिनर रेडी कर रही थी यार, और क्या करना है? समीर ने देखा कि वो चूल्हे पर रखकर बर्तन में चम्मच हिलाकर कुछ पकाने में मसरूफ थी। ओह, तुम मैडम आशीन औरंगजेब को घरदारी भी आती है? उसने शेल्फ के साथ टेक लगाए टोंट किया। हाँ, अब अकेली रहती हूँ तो सब कुछ तो करना ही पड़ता है। वैसे तुम पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? हाँ, बताओ तो। उसने बस एक झलक समीर के चेहरे पर डाली और फिर अब से अपने काम में मसरूफ हो गई। घर तो अभी काफी अच्छा डेकोरेट किया है तुमने। सीधा जवाब दिए बगैर उसने चारों तरफ जानिब नजरें घुमाई थी। हाँ, जीनजान को भी मेरी चॉइस बहुत पसंद है। वो मुस्कुराई थी। खैर, तो मैं तुमको बता रहा था कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। हम्म। मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक रात गुजारने के लिए आया हूँ। उसके लफ्जों पर आशी ने चौंक कर उसे देखा। क्या बक रहे हो तुम? वो सर फिर अंदाज में बोलकर उसके सामने हुई। कसम खुदा की सच कह रहा हूँ। इसका लहजा संजीदा था। अच्छा, चलो उठो, निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। गेट लॉस्ट। उसने उंगली से इशारा किया। यार, तुम क्या कर रही हो? अपने दोस्त को घर से बाहर निकाल रही हो? मैंने कहा दफा हो जाओ। उसने पुष्ट से धकेला। अच्छा अच्छा, लिसन यार, अब बंदा मजाक भी तो नहीं कर सकता क्या? मैं अलग अलग कमरे में सोने की बात कर रहा था। इस किस्म के घटिया मजाक आइंदा मेरे साथ किए ना तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं। वो सख्ती से पेश आई। अच्छा बाबा, सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा। वैसे एक बात तो बताओ तुम। पूछो। वो अपनी दोनों पसलियों पर हाथ रखे उसके सामने थी। यही अगर तुम्हें जवाहर कहता तो तुम क्या उसे भी घर से निकाल देती? तुम जीजान नहीं हो। हाँ, लेकिन इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि इसको भी तुम ऐसे ही धक्के देती क्या? वो कभी ऐसी कोई घटिया बात करेगा ही नहीं। ओहो, इतना यकीन है? बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी बताओ ना, अगर उसने कभी ऐसा कह दिया तो इसके साथ भी यही होगा जो तुम्हारे साथ हो रहा है। ऐसे क्यों? उससे तो मोहब्बत करती हो ना तुम? वो शदीद हैरान था। मोहब्बत करती हूँ लेकिन बेहया नहीं हूँ। उसे भी बस निकाह के बाद ही ये सब कुछ करने का हक है। हाय, मैं सदके तेरी सोच के। वो हंसा। समीर के बच्चे, अब सीधे तरीके से बता कि तू यहाँ क्या करने आया है। क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डर? मुझे? आशीन औरंगजेब को डर? बेटा, लगता है सटक गए हो। अब वो खुलकर हंसी थी। अपनी बात नहीं कर रहा बेवकूफ, तेरे जी जान की बात कर रहा हूँ। कि तुम्हें कहीं इस बात से तो नहीं डर लग रहा कि अगर उसने हमें इस तरह रात को एक साथ किचन में देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? फ्लां फ्लां फ्लां। हो गया तुम्हारा? अब निकलो यहाँ से। मैं कहाँ निकलूं यार, आज रात तुम्हारे घर स्टे करने आया हूँ। मैं इस पर रह रह के थक गया हूँ यार। अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम गुजारना चाहता हूँ। तो तुम्हें मेरा ही घर मिला था। जीजान के घर भी तो जा सकते थे ना। वो फैमिली के साथ रहता है। अच्छा नहीं लगता वहां पर रात गुजारना। अच्छा। और मुझे इकलौती लड़की के घर रात रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसने भवें चढ़ाई। ठीक है, लेकिन सोच लो, अगर मैं उसके घर गया ना तो मैं यही कहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजार कर आया हूँ। फिर इसका रिएक्शन देखना। तुम दोनों की ऐसी लड़ाई होगी कि मुझे मजा आ जाएगा। अगर उल्टी सीधी बकवास की ना समीर तूने, तो माँ कसम हड्डियां तोड़ दूंगी मैं तेरी। चलो फिर, मैं इसी की तरफ चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। वैसे तुम इतनी कंजूस हो कि मुझे एक कप चाय का भी नहीं पूछा। खैर, अब मैं उसी के घर से चाय पी लूंगा। बाय। बाय। वो चलते हुए बोल रहा था, उसने भागकर दरवाजा बंद किया। रोड पर गाड़ी चलाते वक्त अचानक समीर ने ब्रेक लगा दी और रुककर होर कर देखने लगा जो अपने घर की बिल्डिंग पे गोलगप्पे लिए दाखिल हो रही थी। वो झट गाड़ी से उतरा और उसने पीछे से आवाज दी। हे हूर। आवाज सुनते ही उसने पलट कर देखा। आप? वो हैरानगी से घूरने लगी। तो आप यहाँ पे रहती हैं? जी। क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ?
आई एम सॉरी, इस वक़्त मेरी यानी घर पर नहीं है, तो मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। वो अफ़सरदगी से बोली। कोई बात नहीं। आपकी तारीफ़? हाँ, मैं समीर हूँ, समीर भट्टी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं हूर शमाइल। वो भी मुस्कुराई और सलाम दिया। वैसे आपके हाथ बहुत मुलायम हैं। हाँ, जानती हूँ। उसने झट से हाथ छुड़ाकर पीछे किया। क्या मैं आपसे कुछ पर्सनली पूछ सकता हूँ? जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप शाज़िम की कॉलेज फ्रेंड कैसी थीं? इतना अरसे से आप उसे जानती तो फिर भी उसे पहचान नहीं सकीं। लोग अपने असली चेहरे छुपा कर रखते हैं। वैसे मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। जी, जी, ज़रूर। ज़वाहर अली और आशीन से आपका क्या रिश्ता है? ज़वाहर तो मेरा जिगरी यार है और आशीन भी काफ़ी अच्छी दोस्त है। यानी आप लोग भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी फ्रेंड होंगे? नहीं, नहीं, हमारी दोस्ती बाद में हुई है। बाद में कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आई। खैर छोड़ें आप वो सब। वैसे ना तो ये जगह सही है और ना ही सही मौका। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी, विल यू मैरी मी? उसके यूँ अचानक सवाल पर वो ताज्जुब से देखने लगी। सॉरी, मेरी ऑलरेडी परसों मंगनी है। क्या? ये कब हुआ? और किसके साथ? हम फिर कभी मिलेंगे तो बताऊँगी। खुदा हाफ़िज़। अरे! लेकिन मेरी बात तो सुन। उसके अल्फ़ाज़ लटके ही रह गए क्योंकि वो जा चुकी थी। आज फिर से एक हसीन और जमील लड़की उसके सामने अपना आप बेचे खड़ी थी और वो अपनी मखसूस गद्दी पर बैठा सिगरेट नोश फरमाने में मसरूफ़ था। एक हवस भरी निगाह उसके पूरे वजूद पर डाली और फिर हँसने लगा। मुझे इसी वजह से तो तू बहुत पसंद है मिठन। हमेशा मेरे लिए अच्छा माल लेकर आते हो। शुक्रिया सरदार। गुस्ताख़ी माफ़ हो तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, हाँ, पूछो। सरदार, आपकी तो कल मंगनी है और वो भी उस लड़की से जिसे आप पसंद करते हैं। तो फिर भी आपने अभी तक इन दूसरी औरतों की तलब क्यों नहीं छोड़ी? वो करीब खड़ा सर झुकाए अदब से मुखातिब था। वो तो सरदार की जान है और बाकी सब तो वक्ती मेहमान हैं। जब तक वो मिल नहीं जाती, तब तक थोड़ा तो सुकून मिलना चाहिए ना। उसकी आंखों में जरा सी भी निदामत नहीं थी, बल्कि उल्टा वो अपनी हरकतों पर फख्र महसूस करता था। लेकिन सरदार, अगर हूर बीबी को पता चल गया तो? उसकी बात सुनकर अल्तमश ने सिगरेट एशट्रे में झाड़ी और खड़ा होकर अपने हाथ पीछे की जानिब बांधे। इसके मुकाबिल हुआ। फिर धुआं मिठन के चेहरे पर छोड़कर बोला, तो मैं सारे शहर को आग लगा दूंगा और उस शख्स को भी जो उसे बताएगा। मिठन ने इसके जवाब पर खामोशी से सर झुका लिया। अल्तमश फिर चंद कदम बढ़ा। इस खूबसूरत औरत के सामने हुआ। उसे हाथ से अपने कमर से जकड़ कर अपनी जानिब खींचा। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। फिर धीरे धीरे से इसके चेहरे को बगौर देखते हुए अपने मुलाजमों से मुखातिब हुआ। आज रात मैं इस हसीना के साथ किसी होटल में गुजारना चाहूंगा। इसका बंदोबस्त करो। जी सरदार। मिठन बोला। हूर ने शीशे से अंदर झांका। वो अपने कैबिन में लैपटॉप खोले उस पर कुछ काम कर रहा था। दरवाजा खोलकर फिर बिना इजाजत लिए वो सीधी अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गई। जवाहिर ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और फिर से लैपटॉप पर देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्र है सलाम का जवाब तो देता है। वो मुंह में ही बड़बड़ाई। कुछ कहा आपने? जवाहिर ने ऊपर नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा। नहीं तो, कुछ भी नहीं। बल्कि मैं तो दरअसल आपसे बात करने आई हूँ। परसों भी आई थी, तो आपके पास वक़्त नहीं था, इसलिए सोचा आज बात कर लूँ। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलती, जवाहर ने अपने करीब पड़ा फ़ोन उठाकर कान से लगाया। जी मिस मोमना, आपसे डिज़ाइन रेडी करने के लिए कहा था, मुझे अभी 2 मिनट में वो रेडी चाहिए। वो फ़ोन पर मुखातिब था। इसके नज़रअंदाज करने पर हूर को बेहद गुस्सा आ रहा था। वो बमुश्किल अपना ज़ब्त कंट्रोल किए बैठी थी। उसके फ़ोन वापस रखते ही जैसे उसने दोबारा बोलने के लिए लब खोले, तो वो झट कुर्सी से उठा और बाहर निकल गया। ये फ़िज़ूल इंसान मुझे इतने एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? लगता है ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। लेकिन मैं भी इससे पूछकर हुई रहूँगी आखिर ये है कौन? और ये उस दिन शाज़िम तक कैसे पहुँचा? अब अगर प्यार से बात नहीं करा तो उँगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो खुद से कहने लगी और फिर केबिन के बाहर आकर वेटिंग रूम के मौजूद रेटिंग मू रूम वेटिंग रूम में मौजूद सोफ़े पर बैठ गई। कुछ घंटे गुजरने के बाद जब वो वापस कैबिन की तरफ आया, तो सामने बैठी हूर पर नज़र पड़ते ही फिर से अपनी आंखें फेर कर अंदर चला गया। अब बताती हूँ इसे, देखती हूँ कैसे मेरी बात नहीं सुनता। खुद से ही सरगोशी करके वो सीधा उसके पीछे आई। जवाहर अपने कैबिन में मौजूद सेफ के पास खड़ा कोई फाइल टटोल रहा था। तभी बिल्कुल दबे कदम चलती हुई वो ऐन उसके पीछे हो गई। जैसे ही फाइल निकालकर वो वापस मुड़ा तो हूर बिल्कुल इसके करीब खड़ी थी। चंद सानियों के लिए जवाहर ने गौर से उसके चेहरे को तके था।
پھر اس کی حرکت کو نظر انداز کر کے بائیں جانب سے نکلنے لگا تو حور نے اپنا بازو آگے بچھا دیا۔ اپنے ہونٹ بھینچ کر وہ پیچھے ہوا۔ پھر دائیں طرف سے نکلنا چاہا تو اس کی بازو پھر سامنے تھی۔ غصے سے اس کا ناک پھولنے لگا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر حور پہلے ہی خود بول پڑی۔ I'm sorry for this۔ میں یہ کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں اور مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے پوچھنا ہے مجھے کچھ۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں یا مجھ پر خفا ہے، کسی بات کا غصہ ہے تو کلیئر کر لیتے ہیں۔ موو۔ اس نے سنجیدگی سے نظریں اس کے چہرے پر گاڑے، مختصر جواب دیا۔ آپ میری بات کا سیدھا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ مزید کچھ بول ہی نہیں پائے کیونکہ ظواہر نے اسے بازو سے ایک طرف زور سے دھکیلا اور وہ سیدھی قریب والی گرد دیوار سے جا لگی۔ اس کے بازو پر خراش آنے کی وجہ سے ایک ہلکی سی چیخ اس کی منہ سے نکلی تھی، جسے سن کر اپنی کرسی کی جانب بڑھتے ظواہر نے جھٹ سے پیچھے دیکھا اور پھرتی سے اس کی جانب لپکا اور حور کا بازو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اوہ، آپ کو تو چوٹ لگ گئی ہے، آپ یہاں بیٹھے، میں بلاتا ہوں کسی کو مرہم لگانے کے لیے۔ اب ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، پہلے خود ہی زخم دیا اور اب مرہم لگانے آ گئے ہیں۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر کہا۔ وہ خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ ویسے بھی ہلکی سی خراش ہے، مرہم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ختم ہو گیا ہو تو کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں، لیکن میں اس کا جواب دینا یہاں اپنے آفس میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ہم کہیں اور ملیں گے، پھر بات ہوگی۔ انتہائی شائستگی سے بول کر وہ واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ اگر کسی کو ہماری وجہ سے چوٹ آ جائے یا کوئی تکلیف ہو تو اسے سوری بولنا چاہیے؟ اس نے سیدھا اس کے کاؤنٹر کے پاس آ کر کہا۔ ہاں، ضرور بولنا چاہیے، لیکن ظواہر علی سکندر کبھی نہیں بولتا۔ اتنی انا، اتنا غرور، اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں؟ لوگوں سے فاصلے رکھنے والے شخص کو ضروری نہیں ایٹیٹیوڈ یا پھر ایگو کا ہی مسئلہ ہو، بلکہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو اسے لوگوں سے محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں۔ آپ کو کیا پتا کس کی زندگی کتنی تلخ رہ چکی ہے؟ وہ لاجواب ہو چکی تھی۔ چند ثانیوں کے لیے وہ خاموش ہوئی تھی، تبھی وہ کرسی سے اٹھ کر پھر سے باہر نکل گیا۔ تم کس قدر بے وفا لڑکی ہو، مری جاتے ہی مجھے بھول گئی، واپس آ کر بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، اور اب تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ کل تمہاری منگنی ہے۔ نازلی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئی بنا بریکوں کے شروع ہو گئی۔ جب تم نے میرے ساتھ جانے سے منع کر دیا تو پھر میں تم سے بات کیوں کرتی؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں ناراض ہوں تم سے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی حور تپاش لہجے میں بولی۔ یار تمہیں میری مجبوری پتہ ہے، میرے گھر والوں نے پرمیشن نہیں دی تو میں کیا کرتی؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اچھا یار، ابھی تک ناراض ہو کیا؟ نہیں جانی۔ چلو شکر ہے، یہ بتاؤ کہ منگنی کس سے ہے؟ شازم سے؟ شازم مر چکا ہے کیا؟ وہ چونکی۔ نازلی، میں اغوا ہو گئی تھی، اور تم جانتے ہو مجھے اغوا کس نے کیا تھا؟ تمہیں شاید یقین نہ آئے لیکن وہ شازم تھا جس نے مجھے کڈنیپ کیا اور میرا ریپ کرنا چاہا تھا۔ یہ کیا اور فل بک رہی ہو تم؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، اور تم جانتی ہو اس راکشس نے آ کر میری جان بچائی۔ اس نے سیدھا پستول کا نشانہ لگایا اور گولی شازم کے سر میں دے ماری۔ وہ وہیں پر ہی دم توڑ گیا۔ وہ کہاں سے آ گیا اچانک؟ اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے تو اتنے دنوں سے اس کے پیچھے پھر رہی ہوں، مگر وہ بہانے ڈھونڈ کر ہی باہر نکل جاتا ہے۔ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ضرور ہے۔ ہاں شاید۔ تو کہیں تمہاری اسی راکشس سے منگنی تو نہیں ہو رہی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جس انسان سے ہو رہی اس سے بہتر تھا کہ راکشس سے ہی ہو جاتی۔ کس سے ہو رہی ہے؟ التمش خان سے۔ کیا؟ وہ ایک بار پھر سے چونکی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میری زندگی میں ہو کیا رہا ہے۔ مجھے تو خود سن کر بہت حیرانگی ہو رہی ہے۔ یار تم تو خوابوں میں جینے والی لڑکی ہو، پھر اپنی ساری زندگی کے خواب یوں ٹوٹتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہو؟ زندگی نے بہت کم عمر میں ہی سمجھدار بنا دیا ہے مجھے۔ آنی نے اپنی پوری زندگی میرے لیے وقف کر دی، اور جب انہوں نے مجھ سے پہلی بار کچھ مانگا تو میں انکار کیسے کر سکتی تھی؟ تو یعنی یہ آنٹی کا فیصلہ ہے؟ ہاں۔ لیکن تم اس پاگل انسان کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارے گی؟ وہ تو نشہ بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ نشہ چھوڑ دے گا۔ اور کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے وہ تمہاری خاطر نشہ چھوڑ دے گا؟ اگر نہیں چھوڑے گا تو میں اسے چھوڑ دوں گی۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ ویسے رات کے اس وقت مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ 11 بج گئے ہیں۔ گھر والوں سے چھپ کر تمہارے ساتھ آئی ہوں، اور آنٹی نے تمہیں اتنی رات کو گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن کیسے دے دی؟ سوچ لو کیسے ملی ہوگی؟ اس نے آنکھ ماری۔
कहीं तुम भी मेरी तरह छुप कर तो नहीं आई? वो तशवीशनाक नज़रों से घूरने लगी। हाँ, बिल्कुल। ओहो! कमाल कर दिया तुमने, इतना बड़ा स्टेप उठाया। किसके लिए? उस राक्षस के लिए। हैं? क्या मतलब? कल उसकी बर्थडे है और मैं उसे आज रात 12 बजे विश करने वाली हूँ। इसके ऑफिस से ही आज पता चला है। क्या वाक़ई तुम ये सब कुछ उस राक्षस के लिए कर रही हो? आई मीन तुम तो उसे पसंद भी नहीं करती थी, फिर ये सब कुछ क्यों? ताज्जुब खेज़ निगाहों से उसे देखा था। जिस वक़्त मेरा कोई सहारा नहीं था, मुझे कोई आस, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, तब आकर उसने मेरी जान बचाई। तुम्हें पता है, मैं पुल से नीचे दरिया की तरफ लटक गई थी, तब भी उसने मेरी खातिर पानी में कूदकर मुझे बाहर निकाला। जब शाज़िम अपनी दरिंदगी लेकर मेरे सामने खड़ा था, उस वक़्त मैं सिर्फ़ वही था, जिसने उस दरिंदे से बचाया। अब समझ आ गई है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्से का तेज़ है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। ओह! थोड़ा-थोड़ा शोर है दिल में। वो उसे छेड़कर मुस्कुराई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसने मेरी खातिर जो कुछ भी किया है, बस मैं उसकी बर्थडे प्लान करके उसे सरप्राइज़ देना चाहती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वैसे वो दिखने में कैसा है? खूबसूरत, ज़हीन और बला का सरफिरा। वो सोचकर ही मुस्कुराई थी। और तुम्हें कैसा लगता है? वैसे अब राक्षस नहीं लगता। चलो, अब सबसे पहले केक लेते हैं और फिर साथ में कोई गिफ्ट। तुम्हें इसका घर का पता है क्या? हाँ, लास्ट टाइम जब मैं डिज़ाइन दिखाने गई थी इनकी बहन को, तब देखा था। लेकिन रात के इस वक़्त हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा। महामापी और इनकी नानी को तो कुछ भी नहीं कहेंगी और जिसकी बर्थडे है, उसे यकीनन बुरा नहीं लगेगा। हुँ, वो हँसी। अपने दफ़्तर के कुछ अहम काम मुकम्मल करने के बाद उसने शावर लिया और मोबाइल उठाकर हमेशा की तरह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। दिल ने इतने दिनों बाद न जाने क्यों आज फिर से हूर को देखने की चाह की थी। कई बार उसे स्कैनिंग ख़त्म करने का भी ख़्याल आया क्योंकि मिशन मुकम्मल हो चुका था और अब ये उसे मुनासिब नहीं लगता था, लेकिन दिल के आगे बेबस था। आज फिर से इसका मोबाइल स्कैन किया और गैलरी ओपन की। काफ़ी देर तक इसकी तस्वीरों को तकता ही रहा। इसी लम्हे हूर की गाड़ी बिल्डिंग से के बाहर आकर रुकी थी। उसने हाथ में केक पकड़ा और नाज़नीन ने गुब्बारों के साथ गिफ्ट। वो दोनों तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें देखते ही आवाज़ लगाई। जी अंकल, हूर करीब आकर बोली। आप दोनों इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? वो मेरे सर की बर्थडे है, इन्हें विश करना है। क्या नाम है सर का? ज़वार अली सिकंदर। आप क्या लगती हैं इनकी? ये जॉब करती हैं इनके यहाँ। नाज़नीन ने कहा। देखिए मैडम, मैं आपको बिना शनाख्त के अंदर नहीं देने जाने दे सकता और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। शनाख्त कैसी? आप मेरा आईडी कार्ड ले लें। वो झट से बोली। नहीं मैडम, आप दोनों जाएं यहाँ से। तो और शनाख्त कैसे होगी? आप जिससे मिलना चाहती हैं, अगर वो खुद मुझे कॉल करके कहेंगी कि आपको आने दूँ तो जाने दूँगा, वरना आप दोनों जाएँ। तुम्हारे पास ज़वाहिर का नंबर है क्या? नाज़नीन ने धीरे से कान में सरगोशी की। नहीं। महामापी का? अरे किसी का भी नहीं है यार। तो फिर उस दिन तुम डिज़ाइन्स लेकर अंदर कैसे चली गई? महामापी ने इनको पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे आसानी से जाने दिया। तो अब क्या करें? अंकल, देखिए ना, प्लीज़ मैं आपकी बेटियों जैसी हूँ। मेरी खुशी की खातिर मुझे अंदर जाने देना प्लीज़। उसने मस्के लगाने शुरू कर दिए। नहीं, आप जाएँ प्लीज़। इसके लहजे में सख्ती आ गई थी। अच्छा, आप एक काम करें, ये ₹1000 रख लें। उसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर रिश्वत देना चाही, मगर उसने गुस्से से घूरा। मैडम, आप निकलें यहाँ से। मुझे सख्ती से पेश आने पर मजबूर मत करें प्लीज़। चलो 5000 ले लें प्लीज़। आप जा रही हैं या मैं फिर पुलिस को बुलाऊँ? भाड़ में जाएँ आप। अब उसने भी तिल मिलाकर कहा और बिल्डिंग से बाहर निकल आई। यार हूर, अब क्या करें हम? इतनी आसानी से तो हार मैं नहीं मानूँगी। तो फिर क्या? यहीं रुक कर वेट करेंगे कि कब इस अंकल की आँख लगे और हम ऊपर जाएँ। लेकिन अगर ये ना सोया तो? तो कुछ और सोचेंगे। वैसे इसका घर कौन से फ्लोर पर है? ये मत पूछो, बस यूँ समझ लो कि तुम्हारे पाँव तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले। डराओ तो नहीं, बताओ बस। 18वीं मंजिल पर। क्या? उसने पूरी आँखें खोलकर हूर का चेहरा देखा, जो इस पर हँस रही थी। फिर हम लिफ्ट से ही जाएँगे। नो वे, तुम जानती हो मुझे लिफ्ट से डर लगता है। यार तुम पागल हो क्या? इतनी ऊपर हम सीढ़ियों से कैसे जाएँगे? चल कर। वो मुस्कुराई तो नाज़नीन ने अपने होंठ भींचकर गुस्से से उसे देखा था। मज़ीद 1 घंटे तक वो गाड़ी में बैठकर इंतज़ार ही करती रही और फिर अचानक गार्ड की आँख लगी तो वो चुपके से छुप-छुपाकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। बमुश्किल वो 18वीं मंजिल तक आई थी। इनका साँस बुरी तरह फूला हुआ था। मंजिल पर पहुंचकर कुछ लम्हों तक उन्होंने सांस लिया और जैसे ही सवार के अपार्टमेंट के करीब पहुंचकर दस्तक देने ही वाली थी, जब उसी गार्ड की ओजान की पुश से बुलंद हो आवाज इनकी पुश से बुलंद हुई।
मैडम, आप दोनों फिर से यहाँ पर आ गई। उफ, अब ये यहाँ कैसे पहुँच गया? हूर ने लब समेटे। मुझे क्या पता कहाँ से आ टपका अचानक। नाज़ी ने कंधे उचकाए। मैडम, आप दोनों यहाँ से जा रही हैं या मैं धक्के देकर बाहर निकालूं? अब गार्ड बिल्कुल इनके सामने आकर गरजा था। जा रहे हैं, खुश हो जाएं आप। मुंह चढ़ाते हुए वो गुस्से से फिर चंद ही मिनटों में बिल्डिंग से बाहर आ गए। अब क्या करें हम हूर? नाज़नी अफसर्दगी से बोली थी। क्या करना है? बस विश करना चाहती थी और नहीं कर सकी। अब कल ऑफिस में ही सही। लेकिन कल तो तुम्हारी मंगनी है। फिर ऑफिस क्यों जाओगी? और वैसे भी तुम कौन सा अब वहां जॉब करती हो? मंगनी रात को मैं, और मैं उसे विश तो जरूर करूंगी। वो बस जिद थी और फिर अपने हाथ में पकड़े गुब्बारे पर पर्स से मारकर निकालकर आंखें और इमोजी टाइप स्माइल बना हुआ हवा में बुलंद कर दिया। खुद दोनों मायूसी से वापस गाड़ी में बैठी और चली गई। गुब्बारा हवा में बुलंद होता सीधा इसके फ्लोर तक इसकी खिड़की में आकर टकरा गया। वो अभी तक इसकी तस्वीरों में खोया हुआ था। यकायक खिड़की की जानिब नजर दौड़ाई तो धीरे से कदम बढ़ा के गुब्बारे को हाथ में पकड़कर मुस्कुराया। न जाने किसका बलून है ये। स्माइल भी दी हुई है। उसने गौर से हाथ में पकड़े हल्के गुलाबी रंग के गुब्बारे को देखा। फिर उसे अपने कमरे में रखकर मोबाइल साइड टेबल पर रखा और सो गया।